हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लाइव सेशन में जुड़ने वाले थे, लेकिन लाइव सेशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। हालांकि लाइव सेशन नहीं है, लेकिन अपलोडेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर से देखिएगा और मैं इसमें व्याख्या के साथ आप लोगों को ये प्रश्नों का जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएसएसबी के थ्रू भी आपको टीएसटी पीएचडी का फॉर्म देखने को मिलेगा। एक अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो वहाँ पे जो पैटर्न होता है, थोड़ा-सा सिलेबस जो होता है वह चेंज होता है। कुछ उसमें जो पार्ट होते हैं दोस्तों, वह जीएस वाले पार्ट होते हैं, मैथमेटिक्स की यानी सब कुछ होता है। तो बाकी जो सिलेबस आपके होते हैं आपके यूपी में, उसी की तरह से होते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय होते हैं सभी को पढ़ना पड़ता है। तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो है इस वीडियो में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रश्न आज प्रारंभ करेंगे वह क्वेश्चन नंबर 33 से। इससे जो पहले वाले प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में हमने हल कर लिया था। आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं 33 नंबर से हम लोग। तो दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी। यानी कि जो तुझके बाबरी थी दोस्तों, यह किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी, फारसी, अरबी या उर्दू? तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो ये तुझके बाबरी लिखी गई थी, बाबर की आत्मकथा, यह जो लिखी गई थी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में और श्रीमती बेवरिज ने अंग्रेजी भाषा में किया था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा राइट, तुर्की भाषा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो दोस्तों, मध्य युग में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का किसने निर्गत किया था यानी प्रचलन में लाया? तो हुमायूं दिया है, अकबर दिया है, जहांगीर, शेरशाह। ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए इसका राइट आंसर दोस्तों 34 के लिए, तो रुपया नामक सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने दोस्तों निर्गत किया था। ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जो है शेरशाह द्वारा चलाया गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत ही विकसित थी उस समय। उसने पुराने घिसे पीटे जो सिक्के थे उनके स्थान पर शुद्ध जो चांदी के रुपया जो कि 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का होता था, इसने इसे चलाया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दोस्तों 35 नंबर। प्रश्न करेगा, दीन ए इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे। तो दोस्तों, दीन ए इलाही के जो अनुयायी होते थे वह परस्पर अभिवादन करते हुए क्या कहते थे? पहला ऑप्शन दिया गया है जल्ले जला जलालेहू, दूसरा है सलाम अलैकुम, तीसरा खुदा तुम पर इनायत करे और चौथा दिया है आदाब। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है 35 के लिए। और 35 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, दीन इलाही के अनुयायी जो परस्पर अभिवादन के रूप में करते तो वह क्या कहते थे? जल्ले जलालेहू। क्या कहते थे? जल्ले जलालेहू। यानी कि आपका ऑप्शन जो बनेगा इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, दीन ए इलाही के अनुयायी जो होते थे ये क्या कहते थे? जल्ले जलालेहू, ठीक है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, इसके अंतर्गत दोस्तों होता था क्या कि इसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल करके इसे सर्वमान्य बनाने का इसमें प्रयत्न किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 36 नंबर। प्रश्न देखिए है कि निम्न में से कौन सा निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पहला पंचमहल, दूसरा अनूप तालाब, तीसरा बुलंद दरवाजा, चौथा दिया है अलाई दरवाजा। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा इसमें नहीं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है? तो दोस्तों ठीक है, चलिए अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए यदि देखा जाए राइट आंसर तो अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अलाई दरवाजा दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो निर्माण किया गया था 1310 से लेकर 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। इसके निर्माण का उद्देश्य जो था, कुतुब जो मस्जिद थी दोस्तों, इसमें 4 प्रवेश द्वार बनाना था दोस्तों, 2 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि मन शब्दारी में जात से किसी संख्या का अभिप्राय होता था। तो मन शब्दारी में जात से किसी संख्या का अभिप्राय क्या होता था? घुड़सवार, सैनिक, हाथियों या घोड़ों से। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, मन शब्दारी में जात से क्या जात से किसी संख्या का अभिप्राय होता था, यानी कि किस घोड़ों से, घुड़सवार से क्या मतलब होता था उसका? तो याद रखिएगा सैनिक से। ठीक है, सैनिक से इसका मतलब होता था। मन शब्दारी में जो जात होती थी यह संख्या को अभिप्राय करती थी, यानी कितनी संख्या है सैनिकों की। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 38। प्रश्न संख्या 38 देखिए क्या कह रहा है कि मीर बख्शी जिस विभाग को संभालता था वह था। तो दोस्तों मीर बख्शी जिस विभाग को संभालता था वह कौन सा विभाग था? सेना था, राजस्व था, दान था या शाही पत्रोत्तर था? तो 38 का दोस्तों यदि देखा जाए तो वह सेना विभाग था। कौन सा? सेना विभाग था। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? याद रखिएगा सेना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पद का दोस्तों विकास जो है अकबर के काल में शुरू हुआ था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य जो था वह सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़ों का प्रबंध करना था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। मीर बख्शी जिस विभाग को संभालता था वह क्या था? सेना था। अगला प्रश्न है 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषकों की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको बताना कि औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाले कृषक की आपको पहचान करना है। पहला दिया सतनामी, दूसरा है सिख, तीसरा है मराठा, चौथा राजपूत। तो 39 के लिए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जो कृषक ये थे वह सतनामी थे। ऑप्शन क्या बनेगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या बनेगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 1627 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, जो कि दिल्ली, नारनौल और मेवात के इलाकों में रहते थे दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सतनामी। अगला प्रश्न है आपके लिए 40 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? दोस्तों शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? रिशाला, वर्गीर, सिलाहदार या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का क्या आंसर हो सकता है? याद रखिएगा दोस्तों, शिवाजी की शाही अश्वसेना को कहते थे वर्गीर। क्या कहते थे? वर्गीर कहते थे। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्गीर पागा सेना के नाम से भी जाने जाते थे दोस्तों। वर्गीर या इसे पागा सेना शिवाजी की सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? यहाँ पे प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, देवराज या चिक्का कृष्णराज? तो 41 के लिए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक टीपू सुल्तान था दोस्तों। कौन था? टीपू सुल्तान था। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीपू हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस समय अंग्रेजों तथा मैसूर के मध्य संघर्ष जारी था दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू जो था दोस्तों एक पढ़ा लिखा योग्य शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों फारसी, अरबी, उर्दू, कन्नड़ ये सब जो भाषाएं ये जो भाषाएं आती थी किसे? टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 42 नंबर। प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में किस नदी के तट पर प्लासी स्थित है? ठीक है, तो भारत का वह कौन सा नदी का तट है जहाँ पे प्लासी स्थित है? हुगली है, गंगा है, भागीरथी है या दामोदर है? तो 42 के लिए देखा जाए दोस्तों तो भागीरथी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लासी कहाँ पे है? तो यह भागीरथी। ठीक है, तो बंगाल की ये भागीरथी नदी के तट पर प्लासी आपका स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लासी 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव और नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 43 नंबर। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक ने 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी, वह कौन? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद खां बख्श।
ठीक है, तो ये 43 नंबर का प्रश्न है। यदि 43 का देखा जाए राइट आंसर, तो दोस्तों मोहम्मद खां बख्श करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद खां बख्श का 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध से कोई संबंध नहीं है। मोहम्मद खां बख्श 18वीं सदी का मुगल सरदार तथा स्वतंत्र फर्रुखाबाद नगर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 44 प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्नाक्यूलर, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है यह किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों? यह दोस्तों जो पारित किया गया था यह लॉर्ड लीटन के द्वारा, ठीक है, किसके? लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक लॉर्ड लीटन, जिनका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 के बीच था दोस्तों, इनके द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम से दोस्तों सरकार ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, अपने अंदर लाने का ये प्रयत्न किया था। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा? लॉर्ड लीटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45 प्रश्न कह रहा है कि रणजीत सिंह किस सिख मिसल से थे? तो रणजीत सिंह दोस्तों किस सिख मिसल से थे? शुकर चकिया, आलूवालिया, कन्हैया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे यदि देखें 45 के लिए दोस्तों, तो रणजीत सिंह के विषय में यह प्रश्न है। तो रणजीत सिंह जो थे यह शुकर चलिया, ठीक है, सिख मिसल से थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किससे? शुकर चकिया। ठीक है, 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। वे शुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 ईस्वी में दोस्तों महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की उम्र में शुकर चकिया मिसल के ये प्रमुख बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इनमें से डलहौजी की सबसे गंभीर जो राजनीतिक भूल क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया है गोद लेने की प्रथा का निषेध, दूसरा रेल सेवा प्रारंभ, तीसरा बर्मा पर अधिकार का प्रयास, चौथा अवध का अधिग्रहण। तो 46 का क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? यदि हम लोग 46 का आंसर देखें तो अवध का अधिग्रहण दोस्तों ये जो था डलहौजी का सबसे गंभीर राजनीतिक भूल थी। ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा 46 के लिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है आपके लिए 47 प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है यहाँ पे कि एनी बेसेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि एनी बेसेंट के संबंध में इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है। पहला दिया गया है वह आयरिश महिला थी, दूसरा है यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से सक्रिय रूप से जुड़ी थी, तीसरा कह रहा है वह होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी, या वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका थी। तो इसमें से गलत वक्तव्य को एनी बेसेंट के विषय में आपको देखना था। तो देखिए दोस्तों, इसमें गलत वक्तव्य देखा जाए तो वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका थी। यह स्टेटमेंट एनी बेसेंट के विषय में गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न के 48 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? आसान सा प्रश्न है। ज्योतिबा फुले, राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, स्वामी दयादि। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोग को थोड़ा सा गहन स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न, ये एसएससी वगैरह में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने 1837 ईस्वी में बंबई में किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल, और इन्हें महात्मा की पदवी भी दी गई थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ये है आपके लिए 49 नंबर का प्रश्न। प्रश्न देखिए कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? पहला कह रहा है कि सेना के संगठन पर चिंतन करना, दूसरा राजाओं और जमींदारों को फुसलाने की कार्य, तीसरा कह रहा है कि भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना,
चौथा है हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा इनमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है। तो देखा जाए तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना, ये दोस्तों नहीं किया गया था दोस्तों। ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसका तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो गया था। इस विद्रोह का एक अन्य परिणाम था कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 ईस्वी की घोषणा पत्र में विश्वास लिया गया था कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म कि क्यों न हो स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विद्या योग्यता तथा ईमानदारी से करने योग्य हो, हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो दखल देना नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा पत्र में किया था कि वह किसी भी धर्म समुदाय से हो, उन्हें हमारी सेना में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न संख्या 50 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं पूछा है। पहला कह रहा है कि नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। दूसरा कह रहा है कि नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, या नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, या नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको देखना था दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखा जाए 50 के लिए दोस्तों, तो नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था दोस्तों, यह स्टेटमेंट जो है गलत है नाना साहब के विषय में, जो कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नाना साहब को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था दोस्तों। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था दोस्तों। इनका वास्तविक जो नाम था धोंधू पंत था दोस्तों। ठीक है, याद रखेगा, ये कई बार पूछा गया है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, धोंधू पंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, आप लोग तात्या टोपे का वास्तविक नाम बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, क्या नाम था इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? हम लोग 51 नंबर के प्रश्न पे हैं। प्रश्न संख्या देखिए 51 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए कह रहा है कि कुटीर उद्योग का पतन, दूसरा कह रहा है कृषि की दुर्दशा, तीसरा भारतीय सैनिकों का विद्रोह, या रेल का विस्तार। तो 51 का दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? यदि हम लोग देखें तो इसमें से कौन सा कथन जो है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था, तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय सैनिकों का विद्रोह, यह आर्थिक जो है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का इस पे प्रभाव नहीं था। ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या देखिए 52 है। प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? आसान प्रश्न है। गया अधिवेशन 1922, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, या रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा इसी अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, गांधी जी इसकी अध्यक्षता चुने गए थे, लेकिन इसमें जो है उन्होंने अपनी जगह जो है जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया था। पहले जो है गांधी जी को चुना गया था, लेकिन वह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 53 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की प्रभाव से कौन सी घटना घटित नहीं हुई? तो याद रखिएगा नेगेटिव सेंस में प्रश्न पूछता है तो अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक देखिए क्या आंसर हो सकता है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, या स्वदेशी को प्रोत्साहन, या ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, या महिलाओं को मताधिकार। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसमें कौन सी घटना उसके दौरान नहीं हुई थी, यही है प्रश्न। और याद रखिएगा महिलाओं को मताधिकार, ये घटना उस समय नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 54। ठीक है 54 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? महात्मा गांधी, अब्दुल अशरफ अली, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या आंसर हो सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न था कि इनमें से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीग का ठीक है जिन्ना गुट आंदोलन का ठीक है इसलिए विरोधी था क्योंकि दोस्तों इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के
यहाँ से जाने के बाद यहाँ जंगल राज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों कह सकते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि लखनऊ 1916, दूसरा है अमृतसर 1919, तीसरा बेलगांव 1924 या लाहौर 1929। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक ही की तो उन्होंने किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि 55 का क्या आंसर हो सकता है? बेलगांव का, जो 1924 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी बनेगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर बनेगा? सी आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस समय जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस अधिवेशन में क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। इसी अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आपके लिए दोस्तों, ये 56 प्रश्न देखिए क्या है। चलिए, अब दिख रहा होगा। प्रश्न करें 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह अफवाह के ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था, या यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, यह ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, या भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा। तो 1800, मुझे लगता है कि आपको शायद न दिख रहा हो, लेकिन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। वैसे भी आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेगेटिव सेंस में पूछा है तो दोस्तों, ठीक है, 1857 विद्रोह में से इसमें से कौन सा कारण नहीं था? तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी की प्लासी का जो युद्ध हुआ था शताब्दी की शताब्दी में 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा, यह उसके विषय में गलत है दोस्तों। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए ये 57 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए, दिख रहा होगा। प्रश्न करें निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की एक विशेषता नहीं थी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी बाहरी खतरे से संबंधित राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे। दूसरा कह रहा है संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होता था। तीसरा कह रहा है संधिबद्ध राज्य को उसके क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश सैन्य दल की आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने होते थे, या बिना ब्रिटिश शासन की अनुमति के संधिबद्ध राज्य किसी दूसरे राजा से कोई समझौता नहीं कर सकता था। तो इसमें से भी आपको बताना है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी उसकी कोई एक विशेषता इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें हम देखें तो जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होता था। यह जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी ये उसकी विशेषता नहीं थी। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 58 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है इन आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई। दूसरा कह रहा है आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था, या यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था, या भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। तो दोस्तों 58 के लिए देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो बनेगा डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न क्या 59 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चटगांव के से संबंधित ये प्रश्न है, उसके विषय में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है वही आपको देखना है। पहला है, ठीक है, सही नहीं कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल। पहला देखिए कह रहा है कि गणेश घोष, लोकनाथ बाल और अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। दूसरा कह रहा है इसके नेता सूर्यसेन समूह में जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे। तीसरा कह रहा है सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़े थे। तीसरा कह रहा है इस समूह ने चटगांव में शस्त्रागारों
पर अधिकार करने की एक कार्य योजना बनाई थी। तो कौन सा चटगांव समूह के विषय में स्टेटमेंट सही नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, इसकी नेता सूर्यसेन समूह में जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे दोस्तों। तो यह स्टेटमेंट जो है चटगांव से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये गलत है उसके विषय में। ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चटगांव शस्त्रागार लूट के नेतृत्वकर्ता जो थे वे सूर्यसेन पेशे से एक शिक्षक थे जो कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांवस विद्रोह का सफल नेतृत्व भी किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो वकील नहीं थे, क्या थे? बल्कि एक शिक्षक थे। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न के 60 देखिए, कह रहा है वर्ष 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की? तो 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में आपको बताना है कि किस उपनिवेशी प्रशासक ने यह घोषणा की थी। तो क्या घोषणा थी? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतया सत्य है और इस योजना का एक गुण है। तो यह कौन था शासक? लॉर्ड कर्जन, एच.एल. रिजले, लॉर्ड मिंटो, सर लिन सेलोट है। क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए, गेस आपने कर लिया होगा, तो इसका आंसर बनेगा एच रिजले। ठीक है, एच रिजले, ये स्टेटमेंट उसी का था। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये एच रिजले ने घोषणा की थी। हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न संख्या 61। देखिए क्या है, पेरी प्लस ऑफ दी इरीथ्रियन सी में उल्लेखित निम्नांकित पोताश्रयों में से किसमें मोती पाए जाते थे? कमारा, पोडुक्वा, सोपात्मा या कालची? तो दोस्तों पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में कौन सा, ये आपको बताना है, पोताश्रय में मोती पाए जाते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा कालची। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ईस्वी सन की पहली शती की रचना है दोस्तों, जिसका लेखक अज्ञात माना जाता है। इस पुस्तक में संगमकालीन पांड्य देश के बंदरगाह कौलाकय अथवा कालची से मोती के सीप मिलने का वर्णन देखने को मिलता है। तो क्या आंसर बनेगा? कालची। 62 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कुषाणों ने किस धातुओं के सिक्के जारी किए? तो यहाँ पे प्रश्न है कि कुषाणों ने किस धातुओं के सिक्के जारी किए थे? पहला ऑप्शन दिया है केवल सोने, दूसरा है सोने और चांदी। तो दो ही ऑप्शन में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें सोना और चांदी तो था ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, हम दोनों ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं। देखते हैं नीचे ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो कुषाणों ने आपको बताना है कि कौन से सिक्के, हाँ नीचे भी है। ठीक है, तो सी दिया है सोने और तांबे और डी दिया है सोना, चांदी और तांबा। तो बिल्कुल याद रखिएगा सोना, चांदी और तांबे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा तीनों ही किया था। ऑप्शन जो बनेगा डी। ठीक है, कुषाण शासकों ने सोने, चांदी और तांबे तीनों धातुओं का जो है जारी किया था, तो सोना और चांदी का नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? तीनों। ठीक है, क्या आंसर बनेगा? तीनों ही हो जाएगा, यानी कि सोना, चांदी और तांबा। आइए देखते हैं हम लोग 63 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है? ऑप्शन ए टालमी की जियोग्राफी के, दूसरा पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, तीसरा तोल कपियम, चौथा सीलप दिकारम। क्या आंसर हो सकता है 63 का दोस्तों? तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इसको हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसी अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पश्चिमी जगत, इसमें दोस्तों पश्चिमी जगत यानी कि रोमन जो थे दोस्तों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विस्तृत सूची देखने को इसमें मिलती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोगों का जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, तो चूँकि दोस्तों हम लोग लाइव सेशन से नहीं जुड़ पाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम आपके जब भी हों तो आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, ऐसे प्रश्नों को देखे रहेंगे, तो उस समय जो है रिवीजन एक बार कर लेंगे तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वैसे DSSB का जो है नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग जो है ज़रूर से भरिएगा। ठीक है, फॉर्म, उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि उसमें सामाजिक विज्ञान के जो है चारों विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।